दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं सर्कुलर नंबर 216 की, जो कि आया था 26 जून 2024 को। और सर्कुलर नंबर 216 को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये एक्सटेंशन है सर्कुलर नंबर 195 का। सर्कुलर नंबर 216 को समझने से पहले सर्कुलर नंबर 195 की तरफ मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा। सर्कुलर नंबर 195 आया था कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई सामान खरीदा जो कि वारंटी पीरियड में था या गारंटी पीरियड में था, और अगर उसने उस पार्ट को रिप्लेस करवाया, अगर उसने कोई चीज़ खरीदी और कोई पार्ट खराब हो गया और उसने अगर वो पार्ट रिप्लेस करवाया ओरिजिनल पर्सन से जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जो कि एक मिडल मैन है। कभी कभी आप किसी, सपोज कीजिए आपने एलजी का कोई टीवी खरीदा, तो अगर आपके एलजी के टीवी का अगर कोई पार्ट खराब हो जाए तो आप एलजी के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, ना कि डायरेक्ट एलजी कंपनी के पास जाते हैं। दिस इज व्हाट जनरली हैपन्स। तो एक इशू अभी भी पेंडिंग रह गया था जिसके ऊपर ट्रेड क्लैरिफिकेशन चाहता था। वो ये क्लैरिफिकेशन था कि जो सर्कुलर नंबर 195 है वो गुड्स के सिर्फ पार्ट की बात कर रहा था। अगर पूरे के पूरा गुड्स ही चेंज हो तो क्या ये सर्कुलर तब भी सेम ही रहेगा जो 195 में बताया गया था, या तब ये डिफरेंट हो जाएगा? मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं कि सपोज कीजिए आपने एलजी का टीवी खरीदा और कोई सिंगल पार्ट खराब हो गया और अब आप उस पार्ट को रिप्लेस कर रहे हैं। सर्कुलर नंबर 195 इससे रिलेटेड था। सर्कुलर नंबर 216 है कि अगर आपने एलजी का टीवी खरीदा या आपने आईफोन खरीदा और अगर आपका आईफोन खराब हो गया, और इन दैट केस पूरे का पूरा आप आईफोन को ही रिप्लेस करवा रहे हैं, अपना पुराना आईफोन दे रहे हैं, और क्योंकि वो आईफोन खराब हो चुका है आपको कंपनी उसके बदले में नया आईफोन दे रही है। ये सर्कुलर नंबर 216 उस वाली स्थिति से पर्टेन करता है। तो इशू क्या है? इशू ये है कि अगर ऐसे केस में अगर किसी व्यक्ति का आईफोन खराब हो गया और वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, आईफोन कंपनी के पास नहीं जा रहा, आईफोन कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो उस पर्सन से आईफोन लेता है और डिस्ट्रीब्यूटर अपने स्टॉक से, या तो डिस्ट्रीब्यूटर वेट करे कि पहले वो आईफोन की कंपनी से एक नया आईफोन मंगवाए और तब उस पर्सन को दे जिसका आईफोन खराब हुआ है, या सेकंड स्थिति ये भी हो सकती है कि डिस्ट्रीब्यूटर अपने स्टॉक में से एक आईफोन उस पर्सन को दे दे जिसका आईफोन खराब हुआ, और बाद में डिस्ट्रीब्यूटर एक रिक्विजिशन रेस करे आईफोन कंपनी को कि देखिए आपके बिहार पर मैंने उसका आईफोन रिप्लेस कर दिया, अब आप मुझे एक आईफोन दे दीजिए। इन दैट केस क्या होगा कि जब आईफोन की कंपनी है, जब वो आईफोन भेजेगी इसको डिस्ट्रीब्यूटर को, तो ये कोई सप्लाई नहीं हो रही, ये सिर्फ क्योंकि उसने डिस्ट्रीब्यूटर ने आईफोन कंपनी के बिहाफ पर एक आईफोन आगे दे दिया, तो ये सिर्फ एक डिलीवरी चलान पे गुड्स मूव कर जाएंगे फ्रॉम आईफोन कंपनी टू द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ आईफोन कंपनी। बिकॉज दिस इज नॉट ए सप्लाई, सो नो टैक्स इनवॉइस विल बी रेज्ड, ओनली डिलीवरी चलान विल बी रेज्ड एंड ई-वे बिल विल बी प्रिपेयर्ड इफ value will exceed the limit specified under rule 138। in that case क्योंकि सप्लाई नहीं है तो जो आईफोन कंपनी है उनको कोई जीएसटी नहीं देना है। डिस्ट्रीब्यूटर के एंगल से देखोगे, उसने तो एक तरफ आईफोन दिया था, दूसरी तरफ उसको एक आईफोन मिल गया, तो उसकी तो कोई स्थिति चेंज हो ही नहीं रही। बट एक सवाल और अराइज होता है कि यहां पर जो आईफोन कंपनी ने एक आईफोन दिया है डिस्ट्रीब्यूटर को, और अब आईफोन की कंपनी ने तो कोई पैसे लिए नहीं इस आईफोन के, तो क्या इसका रिस्पेक्टिव आईटीसी रिवर्स करना होगा आईफोन कंपनी को? द आंसर इज नो। कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जब आईफोन कंपनी ने कस्टमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि हम आपको वारंटी दे रहे हैं या गारंटी दे रहे हैं कि यदि आपका आईफोन खराब होगा तो आप आइएगा और अगर हमसे नया आईफोन ले जाइएगा, तो आईफोन कंपनी ने इस बात को पहले ही ध्यान में रख लिया होगा, एक परसेंटेज कैलकुलेट कर ली होगी कि कितनी सेल होती है, कितने आईफोन खराब होते हैं, तो उन्होंने इसको अपनी कॉस्टिंग को या अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इसी तरह से राइज किया होगा, एक रिस्क असेसमेंट ऑलरेडी से किया होगा कि कितने परसेंट केसेस में उनका फ़ोन खराब होता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, कोई इसे आईफोन कंपनी या एलजी कंपनी इसको पर्सनल लेवल पे ट्रीट ना करें। दिस इज ओनली जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग एन एग्जाम्पल। इन दैट केस क्योंकि ये चीज़ एक तरह से उनकी बिजनेस प्रैक्टिस है और ये वो फ्री में नहीं दे रहे हैं, तो उनको कोई आईटीसी भी रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो कि कहता है
गिफ्ट के रूप में देने पर आईटीसी रिवर्स करना होता है, ब्लॉक क्रेडिट में कवर होता है. दिस इज नॉट अ गिफ्ट, दिस इज नॉट बीइंग गिवन फॉर फ्री, दिस इज पार्ट ऑफ देयर बिजनेस एंड दिस इज बीइंग डन इन द बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ देयर बिजनेस. अनदर क्वेश्चन जो अराइज होता है इसी सिलसिले में, वो भी सेक्शन सर्कुलर 195 का एक तरीके से एक्सटेंशन ही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो सप्लाई की जाती है एक्सटेंडेड वारंटी की, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ. सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने एक आईफोन खरीदा. आईफोन खरीदने के साथ साथ सपोज कीजिए कंपनी उसको 1 साल की तो वारंटी वैसे ही दे रही है, बट वो कहता नहीं 1 साल की नहीं, मुझे आप 3 साल की वारंटी दे दीजिए, एक्सटेंडेड वारंटी. तो आईफोन कंपनी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, आप 1 साल की जगह 3 साल का ले लीजिए, और उसके बदले में आईफोन कंपनी उससे कुछ जो भी अमाउंट चार्ज करना होता है वो कर देती है. इन दैट केस व्हाट रियली हैपन्स, बिकॉज ये सप्लाई उसी वक्त हो गई है जब फ़ोन बिक रहा था, तो इसको कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा, और वो एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विस ना मानकर उसको प्रिंसिपल सप्लाई प्रोडक्ट के साथ लिंक करके, यदि वो आईफोन बिक रहा है तो जो रेट अप्लाई होगा वो सप्लाई ऑफ सर्विस वाला रेट अप्लाई नहीं होगा, वो गुड्स का रेट अप्लाई होगा, वो आईफोन का रेट अप्लाई होगा. बट अगर यही एक्सटेंडेड वारंटी आफ्टर सेल ऑफ दैट मोबाइल, आफ्टर सप्लाई ऑफ दैट मोबाइल इज बीइंग प्रोवाइडेड एट एनी अदर पॉइंट ऑफ टाइम, और तब वो सेपरेटली, अब एक क्लाइंट जो है वो आईफोन खरीद चुका है आईफोन कंपनी से, और 2 साल के बाद वो कहता है अब मुझे वारंटी की ज़रूरत है, तो इस दिन आईफोन कंपनी कोई आईफोन नहीं बेच रही है, उस दिन वो सिर्फ एक्सटेंडेड वारंटी की सप्लाई कर रही है. देन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. देयर इज वन मोर थिंग दैट इज कवर्ड हेयर. अगर इस वारंटी को, सपोज कीजिए कोई फ़ोन ख़राब हो गया और उस फ़ोन को ठीक किया जा रहा है, और अगर इस फ़ोन को ठीक किया जा रहा है किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, नॉट बाय द ओरिजिनल सप्लायर, in that case then this is not a composite supply, this is simply a separate supply and it will be treated as supply of services and GST will be payable thereupon. I hope ये सर्कुलर 216 आपको समझ में आ गया होगा. मैं फिर भी एक बार एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि सर्कुलर नंबर 216 को सर्कुलर नंबर 195 के साथ रीड किया जाना चाहिए. मैं अपने इस वीडियो के लिंक में सर्कुलर नंबर 195 का वीडियो का लिंक भी शेयर कर रहा हूँ. Kindly go through circular number 216 and read it with circular number 195. Only then it will be easily understandable. Thank you. बात करने वाले हैं सर्कुलर नंबर 217 की. 217 डिस्कस करता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो कि एक्सपेंस इंकर करती है रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स इन केस ऑफ रीएम्बर्समेंट मोड ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, क्या उनको आईटीसी मिलेगा या आईटीसी नहीं मिलेगा. दोस्तों पहले मैं आपको एक एग्जांपल से इस बात को समझाता हूं ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी. सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने इंश्योरेंस करवाई हुई है इंश्योरेंस कंपनी से, और उसके मोटर व्हीकल्स में अब कोई खराबी आ गई है, और अब क्योंकि खराबी आ गई है वो ठीक करवाने के लिए जाएगा, और ठीक करवाने के लिए कुछ ऐसे कंपनियां हो सकती हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ी हुई होंगी, जो इंश्योरेंस कंपनी के पैनल में होंगी. इन दैट केस क्या होता है, वो अपना मोटर व्हीकल लेकर जाता है उस नेटवर्क के पास, नेटवर्क गैरेज के पास, जिनका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी जो कि पैनल पर होती है इंश्योरेंस कंपनी के. तो वो जो पैनल्ड गैरेजेस होते हैं उनको नेटवर्क गैरेज कहा जाता है, और वो कोई पैसा चार्ज नहीं करते और मोटर व्हीकल उसका ठीक कर दिया करते हैं, और वो बाद में बिल रेज करते हैं, इनवॉइस रेज करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को. तो इस केस में क्योंकि इनवॉइस जो रेज हुआ है वो रेज हुआ है इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर, इंश्योरेंस कंपनी को उसका आईटीसी मिल जाएगा एज पर सेक्शन 16. देयर इज़ नो डाउट अबाउट दिस. बट समटाइम्स ऐसा होता है कि जिसका मोटर व्हीकल ख़राब हुआ वो पैनल वाले गैरेज के पास ना जाके, जो कि पैनल पर हो, वो किसी ऐसे गैरेज के पास चला जाता है जो नॉन नेटवर्क हो, जो इंश्योरेंस कंपनी के पैनल पर ना हो. अब वो तो यकीन नहीं करेगा कि उसको पैसा कल को इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो हो सकता है कि पहले ही उसको कह दे जिसका मोटर व्हीकल ख़राब हुआ है कि आप ऐसा कीजिए, आप ही मुझे पैसे दे दीजिए, और आप बाद में इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेते रहना. इन दैट केस डिपार्टमेंट का कहना यह था क्योंकि जो सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है वो हो रही है उस पर्सन को जिसका मोटर व्हीकल ख़राब हुआ है, जिसके मोटर व्हीकल को रिपेयर किया जा रहा है, ना कि इंश्योरेंस कंपनी को. तो इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी नहीं मिलेगा. इस सर्कुलर के द्वारा ये क्लैरिफाई किया गया है कि ये सिर्फ रिएम्बर्समेंट हो रही है. अल्टीमेटली माना जाएगा ये जो सप्लाई की जा रही है
ये इंश्योरेंस कंपनी को ही दी जा रही है, चाहे नॉन नेटवर्क गैरेज ने पैसा ले लिया हो उस पर्सन से जिसका मोटर व्हीकल खराब हुआ है। इन दैट केस आल्सो it will be presumed as if supply of service has been rendered to the insurance company and insurance company will be entitled to ITC provided जो इनवॉइस जो है वो रेज हुआ हो इंश्योरेंस कंपनी के नाम। क्योंकि अगर इनवॉइस इंश्योरेंस कंपनी के नाम रेज नहीं हुआ तो सेक्शन 16 की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी और इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी को ITC का क्लेम, जो ITC का क्रेडिट है, वो नहीं मिलेगा। इसी एग्जाम्पल में मैं एक एग्जाम्पल और जोड़ता हूँ कि सपोज़ कीजिए किसी व्यक्ति का मोटर व्हीकल ख़राब हुआ, वो ठीक करवाने गया किसी ऐसे गैरेज के पास जो कि पैनल पर नहीं है इंश्योरेंस कंपनी के, और वो पहले ही पैसे रिसीव कर लेते हैं इस पर्सन से जिसका मोटर व्हीकल ख़राब हुआ है। इन दैट केस व्हाट रियली हैपन्स, एज्यूम कीजिए कि उसने जो पैसे, जो खर्चा था इसको रिपेयर करने का, वो 1,20,000 रुपये का है, और एज्यूम कीजिए कि जो इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे देने हैं वो तो सिर्फ 1,00,000 रुपये देने हैं। तो इन दैट केस व्हाट मे हैपन, इंश्योरेंस कंपनी विल मेक श्योर कि 1,00,000 रुपये का इनवॉइस रेज हो इंश्योरेंस कंपनी के नाम ताकि वो ITC भी ले सके, और 20,000 रुपये का इनवॉइस रेज हो उस पर्सन के नाम जिसका मोटर व्हीकल खराब हुआ है। तो इन दैट केस ITC क्लेम किया जा सकता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा 1,00,000 रुपये के ऊपर। बट हाँ, यदि पूरा का पूरा इनवॉइस रेज हो जाता है 1,20,000 रुपये का इंश्योरेंस कंपनी के नाम, बट क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 1,00,000 रुपये ही दे रही है या 1,20,000 रुपये देकर 20,000 रुपये उस पर्सन से रीएम्बर्स करवा रही है, इन दैट केस जो ITC क्लेम किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, इट विल बी प्रोपोर्शनेट, इट विल बी क्लेम्ड ऑन द अमाउंट ऑफ ओनली 1 लाख एंड नॉट ऑन द इनवॉइस वैल्यू ऑफ 1,20,000 रुपीज़। तो दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी तो हमेशा यही चाहेगी कि ऐसे इशू में ना पड़े, और कोई व्यक्ति जब जिसका मोटर व्हीकल ख़राब हो जाता है तो वो सीधा उसी गैरेज से ठीक कराए जो कि पैनल पर है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। पर कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि उस व्यक्ति को जिसका मोटर व्हीकल ख़राब हुआ है उसको रिपेयर करवाना पड़े किसी ऐसे गैरेज से जो पैनल पर ना हो इंश्योरेंस कंपनी के। इन दैट केस गैरेज जो है ना वो इंश्योरेंस कंपनी पर यकीन करेगा, वो तो उसी व्यक्ति से पैसे जल्दी से जल्दी ले लेना चाहेगा कि जिसका वो मोटर व्हीकल ठीक कर रहा है, और वो बाद में विश्वास नहीं करेगा कि उसको पैसे बाद में मिलेंगे। तो इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी को ITC मिल जाएगा, सिर्फ शर्त इतनी है कि जो इनवॉइस है वो इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर रेज हुआ हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये सर्कुलर आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं सर्कुलर नंबर 218 की। सर्कुलर नंबर 218 इस बात से, इस इशू को एड्रेस करता है कि अगर किसी ओवरसीज एफिलिएट ने, किसी फॉरेन एंटिटी ने अपने इंडियन एफिलिएट को अगर लोन दिया है, और जो ये लोन दिया जाता है अगर वो इसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर GST लेविएबल है या GST लेविएबल नहीं है। दोस्तों, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है GST एक्ट के अंदर, जहाँ पर कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, देन देयर इज़ नो GST लेविएबल। तो अगर किसी फॉरेन एफिलिएट के द्वारा इंडियन एफिलिएट को कोई लोन दिया जाता है और इंडियन एफिलिएट अगर उनको कोई इंटरेस्ट देते हैं या फॉरेन एफिलिएट के थ्रू कोई डिस्काउंट दिया जाता है इंडियन एफिलिएट को, तो इसके ऊपर कोई GST एप्लीकेबल नहीं है। और इसी इशू को क्लैरिफाई करने के लिए सर्कुलर नंबर 218 आया है। पर साथ के साथ मैं ये भी बात जोड़ना चाहूँगा, यदि ओवरसीज़ एफिलिएट ने कोई प्रोसेसिंग फ़ीस या एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस ली है, तो देन दैट इज़ नॉट इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, देन GST विल बी पेबल बाय द इंडियन एफिलिएट अंडर रिवर्स चार्ज सिस्टम। साथ के साथ बात यह भी है कि जनरली क्योंकि ओवरसीज़ एफिलिएट ऑलरेडी जानती होती है अपनी इंडियन एफिलिएट को, वो रिलेटेड पार्टीज़ होती हैं, नोन होती हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई प्रोसेसिंग फ़ीस या एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस लिए ही नहीं जाते। तो जब लिए ही नहीं जाते तो कोई GST एप्लीकेबल होगा ही नहीं। इस चीज़ को लाने के लिए कि सिर्फ वो उनसे कोई चार्जेस नहीं ले रहे तो कोई वैल्यूशन का रूल नहीं आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन एफिलिएट इज़ ऑलरेडी नोन टू द ओवरसीज़ एफिलिएट, और जब वो पहले ही एक दूसरे को जानते हैं तो कोई वो एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोसेसिंग फ़ीस जैसा कोई काम होगा ही नहीं। प्रोसेसिंग फ़ीस या एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी क्यों आती है? जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लोन देने से पहले चेक करना चाहता है कि वो उस जगह पर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, उनका टर्नओवर कितना है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, क्या वो लोन चुका पाएंगे या नहीं लोन चुका पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस या किसी भी चार्जेस किसी दूसरे रूप में
चार्ज किए जाते हैं, कोई प्रोसेसिंग फ़ीस या सर्विस फ़ी चार्ज की जाती है। बट जहाँ फॉरेन एफिलिएट और इंडियन एफिलिएट एक दूसरे के नोन हैं तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा अगर सिर्फ इंटरेस्ट या डिस्काउंट इन्वॉल्व है और प्रोसेसिंग फ़ी या सर्विस फ़ी इन्वॉल्व नहीं है। काफ़ी लॉजिकल है और काफ़ी यूज़फुल भी है। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ ये सर्कुलर आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं सर्कुलर नंबर 219 की। 219 डिस्कस करता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के नेटवर्क में जो यूज़ किए जाते हैं डक्ट्स एंड मैनहोल्स, क्या इनके ऊपर आईटीसी मिलेगा या आईटीसी नहीं मिलेगा। ये डक्ट्स और मैनहोल्स ज़मीन के अंदर यूज़ किए जाते हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं इंटरनेट के लिए जिन तारों को बिछाया जाता है तो उसके बीच में यूज़ पड़ती है दो प्रोडक्ट्स की, डक्ट्स की और मैनहोल्स की। इसके ऊपर आईटीसी मिलेगा या आईटीसी नहीं मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन ये है कि क्या ये ब्लॉक क्रेडिट के सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज सी और क्लोज डी के अंतर्गत कवर होंगे या कवर नहीं होंगे। पहले हम समझते हैं व्हाट डज सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज सी और क्लोज डी सेज। क्लोज सी और क्लोज डी सिंपली कहते हैं कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज हो जहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन हो रही हो इमूवेबल प्रॉपर्टी की या गुड्स या सर्विसेज किसी टैक्सेबल पर्सन के द्वारा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन इज ऑन अकाउंट अगर किया जाए तो ये 17(5)(c) या 17(5)(d) के अंदर कवर होते हैं, ब्लॉक क्रेडिट के अंदर कवर होते हैं। इनके ऊपर आईटीसी नहीं मिलता। बट इसके साथ साथ 17(5)(c), 17(5)(d) जहाँ पर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड यूज़ है वहाँ पर अदर देन प्लांट एंड मशीनरी भी लिखा हुआ है। इट मीन्स अगर वो प्लांट एंड मशीनरी है तो आईटीसी मिल जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। तो अब हमें ये देखना है कि जो मैनहोल और डक्ट्स हैं क्या ये प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में कवर होते हैं या कवर नहीं होते। अगर ये प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में कवर होंगे तो आईटीसी मिल जाएगा, पर अगर ये प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे तो आईटीसी नहीं मिलेगा। तो प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन जो है वो दी हुई है सेक्शन 17 के एक्सप्लेनेशन में। वहाँ पर लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी मीन्स apparatus, इक्विपमेंट एंड मशीनरी फिक्स टू अर्थ बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट बट इट डज नॉट इंक्लूड लैंड बिल्डिंग और एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टॉवर्स एंड पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रेमिसेस। तो अगेन अब ये क्वेश्चन ये आता है कि जो मैनहोल और डक्ट्स हैं क्या ये लैंड बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर या टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज या पाइपलाइंस के अंदर कवर तो नहीं होते। अगर ये उसके अंदर कवर हो गए तो ये प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन से बाहर हो गए तो इस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। तो डक्ट्स एंड मैनहोल्स के बारे में बताया कि दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स, ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के जो कि यूज़ किए जाते हैं टू प्रोवाइड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ना कि ये टेलीकम्युनिकेशन टॉवर्स इन इटसेल्फ हैं। ये जनरली लेड डाउन होता है जो नोड्स है एक तरीके से कनेक्ट करता है एक फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी टू पोजीशन सी जहाँ पर इन चीज़ों को जोड़ा जाता है और ये सिर्फ हेल्प करते हैं। दे आर यूज्ड एज पार्ट ऑफ द OFC नेटवर्क फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ ट्रांसमिशन of telecommunication signal from one point to another, but they are not at all land, building, civil structure और telecommunication tower। ये telecommunication services में यूज़ होते हैं बट ये telecommunication towers नहीं है और ना ही ये कोई pipelines हैं। तो ये प्लांट एंड मशीनरी में कवर हो जाएंगे और अगर ये प्लांट एंड मशीनरी में कवर हो जाएंगे तो 17(5)(c), 17(5)(d) दोनों के परव्यू से बाहर हो जाएंगे। वहाँ के परव्यू से बाहर हो गए तो ब्लॉक क्रेडिट के परव्यू से बाहर हो गए, ब्लॉक क्रेडिट के परव्यू से बाहर हो गए तो इसके ऊपर सेक्शन 16 के अंतर्गत इस पर आईटीसी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ सर्कुलर नंबर 219 आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं सर्कुलर नंबर 220 की। थोड़ा सा टेक्निकल सर्कुलर है। ये डिटरमाइन करता है उस इशू को कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा जहाँ पर कस्टोडियल सर्विसेज दी जाती हैं बाय बैंक्स टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते क्या हैं? ये वो होते हैं जो काफ़ी लिमिटेड सिक्योरिटीज़ में डील कर सकते हैं इंडिया के अंदर। सेबी रेगुलेशंस के अंदर एक जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होता है वो सिर्फ शेयर्स, डिबेंचर्स ले सकता है अगर वो इशू किए गए हों बॉडी कॉरपोरेट के द्वारा जो कि लिस्टेड हो या लिस्टेड होने
वाले हों। उसी प्रकार से कुछ कंडीशंस और हैं। तो एक जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो बहुत लिमिटेड पर्पसेस के लिए डील कर सकता है इंडियन सिक्योरिटीज़ के अंदर, एंड ही कैन नॉट डील फुल्ली एज एन इंडियन कैन डू। और कस्टोडियल सर्विसेज क्या होती है? कस्टोडियल सर्विसेज वो होती हैं जो कि एक बैंक के द्वारा एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को दी जाती हैं, सिर्फ एक रिस्पेक्ट में कि क्लाइंट की सिक्योरिटीज़ के अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे, उनके राइट्स और बेनिफिट्स को कलेक्ट किया जाएगा, ध्यान रखा जाएगा, क्लाइंट्स को इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की जाएगी और उनके रिकॉर्ड्स भी मेंटेन किए जाएंगे। ऐसी सर्विसेज अगर बैंक के द्वारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को दी जाती हैं तो ये कस्टोडियल सर्विसेज कहलाती हैं। इशू क्या है? इशू ये है कि कस्टोडियल सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लोज ए के अंतर्गत माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लोज ए ऑफ IGST एक्ट ये कहता है कि यदि किसी बैंक के द्वारा किसी अकाउंट होल्डर को जिस पर इंटरेस्ट मिलता है, इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगा जो कि सप्लायर का एड्रेस होगा। तो बैंक अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है या बैंक अगर इंडिया में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया मान ली जाएगी। बट ऐसा कब होगा? अगर बैंक के द्वारा सर्विस दी जा रही है किसको? अकाउंट होल्डर को। इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? अगर सप्लायर इंडिया में है, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई वही है जो कि सप्लायर का एड्रेस है, इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इंडिया एंड GST विल बी लेविएबल। बट ऐसा तब होगा अगर जो सर्विस दी जा रही है वो दी जा रही है बैंक के द्वारा अकाउंट होल्डर को, और अकाउंट होल्डर कौन होते हैं? जिनको इंटरेस्ट मिलता है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं क्या ये अकाउंट होल्डर की डेफिनेशन में आते हैं या नहीं आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अकाउंट होल्डर वो माने जाते हैं जिसके अंदर NRO NRE अकाउंट भी इंक्लूडेड है, जिसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। बट जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं इनको इंटरेस्ट नहीं मिलता, और इसी गाइड के अंदर क्वेश्चन FAQ के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अकाउंट होल्डर में कस्टोडियल सर्विसेज इंक्लूड नहीं मानी जाएगी। तो अगर ये इंक्लूड नहीं मानी जाएगी तो इट मीन्स ये सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लोज ए के अंतर्गत कवर नहीं होंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई वो नहीं होगी जो कि सप्लायर का एड्रेस है। इट मीन्स GST, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई को इंडिया नहीं माना जाएगा, GST नहीं लगेगा, तो फिर किस सेक्शन से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया जाएगा? तो जनरल सेक्शन, इफ देयर इज नो स्पेसिफिक सेक्शन देन जनरल सेक्शन मीन्स सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 विल कम इनटू प्ले फॉर डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई। और हमें 13 सबसेक्शन 2 मालूम है कि जो रेसिपिएंट का एड्रेस होता है वही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है। अगर रजिस्टर्ड है तो उसका एड्रेस, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो जो एड्रेस रिकॉर्ड में अवेलेबल है वो वाला एड्रेस, और अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट में सप्लायर के एड्रेस को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। बट वेयर एवर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल देन रेसिपिएंट्स एड्रेस और रेसिपिएंट्स प्लेस इज कंसिडर्ड टू बी प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है तो मोस्ट लाइकली आउट ऑफ इंडिया, ये इंडिया से बाहर ही होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर होगी, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगी। इन दैट केस बैंक विल बी अलाउड टू क्लेम रिफंड और कोई GST लेविएबल नहीं होगा, क्योंकि ये मोस्ट लाइकली एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन के अंदर कवर हो जाएगा। तो सर्कुलर जिस तरह से नज़र आता है, सर्कुलर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की बात नहीं कर रहा, सर्कुलर रिफंड की बात नहीं कर रहा, सर्कुलर सिर्फ ये बात कर रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई को कैसे डिटरमाइन करना है। बट उसके इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट डिफरेंट है। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया होता तो GST भी लगता और रिफंड की स्थिति अराइज नहीं होती, क्योंकि तब ये एक्सपोर्ट नहीं माना जाता। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए एक पहली कंडीशन है कि प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी आउटसाइड इंडिया, जो कि लिखा हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ IGST एक्ट में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल साबित होगी। धन्यवाद। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं सर्कुलर नंबर 221 की। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं पिछले कुछ सालों में देश भर में रोड्स के ऊपर काफ़ी काम हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश की सड़कों के ऊपर काफ़ी काम किया और सड़कें काफ़ी अच्छी हुई हैं। तो इसी सिलसिले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया करता है, काफ़ी कंसेशनर्स को काम दिया करता है। तो इस केस में क्योंकि रोड्स बनाने में एक लंबा समय लगता है, काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट होता है और ये प्रोजेक्ट काफ़ी करोड़ों रुपए में रन करते हैं। सिर्फ एक एग्जांपल की नज़रिए से हम इसको समझते हैं कि सपोज़ कीजिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसी को एक प्रोजेक्ट दिया और उस प्रोजेक्ट की कीमत 1000 करोड़ रुपए, जिसको वो
एक साथ तो दे नहीं सकते, अगर एक साथ दे दिया तो हो सकता है कि जो जिसने रोड्स बनानी है वो ये काम ही ना करे, या जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम जो उससे एक्सपेक्ट हो वो उससे पहले ही रन अवे कर जाए। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पैसे पार्ट्स में करके देगा कि जैसे जैसे आप काम पूरा करते चले जाएंगे, जितना जितना आपका पार्ट कंप्लीट होता चला जाएगा, वैसे वैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनका पेमेंट जो है वो रिलीज़ करता जाएगा। अब इसको दूसरे एंगल से समझिए कि अब जिसके साथ 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हुआ है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर उसको जीएसटी पहले दिन ही 1000 करोड़ रुपए पे देना पड़ जाए 18% के हिसाब से, तो इट विल कम 180 CR। तो वो 180 करोड़ रुपए जीएसटी कैसे देगा, क्योंकि उसको पैसे तो मिल रहे हैं टुकड़ों में, वो भी हो सकता है 50 CR करके। तो प्रश्न यही है कि ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या 50 CR उसके एंगल से मानी जाएगी, या पहले ही दिन 1000 करोड़ रुपए पे जितने का कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर जीएसटी देना होगा। इस इशू को एड्रेस करने के लिए सर्कुलर नंबर 221 आया है। दोस्तों, इस सर्कुलर के अंदर एक पॉइंट जो बहुत अच्छा रेज किया गया, क्योंकि जो काम हो रहा है वो इंस्टॉलमेंट्स में हो रहा है और एक कंटिन्यूसली सर्विसेज फ्लो कर रही हैं फ्रॉम कंसेशनर टू नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में ये लिखा हुआ है कि जब आपका एक माइलस्टोन अचीव होगा या जब आपको पेमेंट मिलेगी तब आप इनवॉइस रेज करेंगे। यू विल नॉट बी रेजिंग इट कि आपको पहले दिन ही पूरा 1000 करोड़ रुपए का इनवॉइस रेज करना है। तो अगर इस इशू को हम ध्यान से समझें तो अब जब उनको पार्ट वाइज पैसे मिल रहे हैं तो वो इनवॉइस भी पार्ट वाइज ही रेज करेंगे और उनकी जो लाइबिलिटी है वो भी पार्ट वाइज ही रेज होगी, ना कि उनको पहले दिन ही 1000 करोड़ रुपए पे जीएसटी देना पड़ेगा। काफ़ी लॉजिकल भी है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखेंगे। पहले दिन सारा पैसा रिलीज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसको पैसे मिल नहीं रहे रेसिपिएंट को, सप्लायर को, जो कि ये प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, जो कि ये रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो भी पहले दिन पूरे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पर जीएसटी पे नहीं कर सकता। और क्योंकि ये कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ सर्विसेज है एंड सेक्शन 31 सबसेक्शन 5 कम्स इनटू द प्ले, जैसे जैसे काम पूरा होगा वैसे वैसे इनवॉइस रेज होगा, वैसे वैसे ही उसको पेमेंट मिलेगी, उसके ऊपर ही उसको जीएसटी देना है। डे 1 को पूरा जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि डिपार्टमेंट सोच रहा था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पहले दिन हो गया, पहले दिन ही सारा जीएसटी इकट्ठा कर लिया जाए। इस सर्कुलर के थ्रू ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि पहले दिन जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड बात है, क्योंकि जो सप्लायर है, जो कि रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो कंसेशनर है, क्योंकि उनको पैसे बाद में मिल रहे हैं, तो हो सकता है उनको NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुछ इंटरेस्ट भी दे रही हो। तो अगर हम सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लोज डी को देखें तो इंटरेस्ट इज आल्सो इंक्लूडेबल इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू एज फार एज लेविंग ऑफ जीएसटी इज कंसर्न। तो यदि कोई इंटरेस्ट मिल रहा है सप्लायर को तो उनको उस इंटरेस्ट के ऊपर भी जीएसटी देना है। ये सर्कुलर इसी बात से संबंधित है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सर्कुलर आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं सर्कुलर नंबर 222 की, जो क्लैरिफाई करता है इशू को कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्पेक्ट्रम यूसेज की सर्विस दी जाती है टेलीकॉम ऑपरेटर को। दोस्तों, ये जो 2G 3G 4G 5G जो ये सर्विसेज होती हैं, ये स्पेक्ट्रम एलोकेशन सर्विसेज के बेसिस पर वो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवा पाते हैं ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, ये हमको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, जो इनको स्पेक्ट्रम एलोकेशन होती है किनसे, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से। ये पहले बाय करते हैं स्पेक्ट्रम एलोकेशन सर्विसेज फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन क्या करता है, ये बिडिंग करवाता है और जो सक्सेसफुल बिडर होता है उनको स्पेक्ट्रम एलोकेशन सर्विस देता है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम एलोकेशन सर्विसेज दे रहा है, ही इज़ द सप्लायर, और जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो उनसे सर्विसेज ले रहे हैं, दे आर द रेसिपिएंट। बट रिवर्स चार्ज की जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 CGST रेट की, जो कि 28 जून 2017 को आई थी, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि रिवर्स चार्ज में इस केस में टेलीकॉम ऑपरेटर को GST पे करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है वो क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि जो ये स्पेक्ट्रम एलोकेशन सर्विसेज उनको मिलती हैं, ये सपोज कीजिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये रन करता है काफ़ी लंबे पीरियड के लिए। एज्यूम कीजिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 5 ईयर्स के लिए, और इन दैट केस
जो 50 करोड़ रुपीस जो देने हैं टेलीकॉम ऑपरेटर ने, वो भी टुकड़ों में देने होंगे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। तो जो 50 CR जो देना है टेलीकॉम ऑपरेटर ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, एज्यूमिंग कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ 5 ईयर्स, तो क्या 50 CR पर रिवर्स चार्ज में GST पहले दिन ही पे कर दें जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट अलाउट हुआ है, या जैसे जैसे पेमेंट जाएगी वैसे वैसे GST दिया जाएगा? तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है, क्योंकि स्पेक्ट्रम एलोकेशन सर्विस कोई एक दिन में नहीं मिलती, वो भी एक ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स मिलेगी। तो ये एक कॉन्टीन्यूड सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो अगर ये कॉन्टीन्यूड सप्लाई ऑफ सर्विसेज है और तो इट मीन्स जो GST भी पे करना होगा रिवर्स चार्ज में, वो रिवर्स चार्ज का प्रोविज़न प्लस कॉन्टीन्यूड सप्लाई ऑफ सर्विसेज को दोनों को टुगेदर रीड करना पड़ेगा। जो रिवर्स चार्ज के केस में जो इनवॉइस रेज करना होता है, वो इनवॉइस रेज करना होता है कि जब सप्लाई ऑफ सर्विस हो प्लस 60 डेज, या जिस दिन पेमेंट होगी विच एवर इज अर्लियर। आउट ऑफ द 2 गिवन डेट्स वी हैव टू पिक वन। और कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विसेज में ये लिखा है कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट की में ये डेट लिखी है कि कब पेमेंट ड्यू होगी, किस पॉइंट पर पेमेंट ड्यू हो गई, वहां से ये पीरियड को काउंट करना है। तो अगर सपोज कीजिए कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि पेमेंट हर बार 6 महीने के बाद की जाएगी, तो इनवॉइस भी जो रेज होगा वो 6 महीने के बाद ही रेज होगा। और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, टाइम ऑफ सप्लाई भी उसी के अकॉर्डिंगली डिटरमाइन किया जाएगा जब इनवॉइस रेज होगा प्लस 60 डेज, क्योंकि रिवर्स चार्ज का केस है, या जिस दिन टेलीकॉम ऑपरेटर पेमेंट कर रही होगी विच एवर इज अर्लियर। तो डे 1 को टेलीकॉम ऑपरेटर को GST अंडर रिवर्स चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे इनवॉइस रेज होगा, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा होगा कि कब इनवॉइस रेज होना है, या जैसे जैसे पेमेंट होगी आउट ऑफ द 2 गिवन डेट्स विच एवर इज अर्लियर, इट मीन्स इनवॉइस प्लस 60 डेज और पेमेंट उन दोनों डेट में से विच एवर इज अर्लियर, तब GST पे करने की लाइबिलिटी अराइज होगी टेलीकॉम ऑपरेटर की। तो इस इशू को एक्सप्लेन करने के लिए सर्कुलर आया था। सर्कुलर का नंबर 222 है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सर्कुलर आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।